प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन यानी कि बीएससी की थर्मोडायनेमिक्स और आज हमारा 4th लेक्चर है। आज हम एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन के बारे में जानेंगे कि कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन होता क्या है और इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग यानी कि कंप्लीट स्टडी आज हम कार्नोट इंजन की करने वाले हैं। यानी कि आज का हमारा टॉपिक है कार्नोट इंजन। तो प्यारे बच्चों, ये होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक रिवर्सिबल हीट इंजन है जो गिवन सोर्स एंड सिंक के टेम्परेचर के बीच में काम करता है। एक सोर्स होता है जहाँ से ये हीट लेता है, फिर वर्क करता है और जो बची हुई हीट होती है वो सिंक को ट्रांसफ़र कर देता है। उसके बाद फिर सोर्स, यानी कि ये एक रिवर्सिबल यानी कि साइक्लिक प्रोसेस पर काम करता है। यानी कि हम लोग कहेंगे इट इज़ द रिवर्सिबल हीट इंजन वर्किंग between given सोर्स एंड सिंक। अब प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, मतलब इसमें होता क्या क्या है, बात उसकी कर लेते हैं। यानी कि सबसे पहला काम हमारा, प्यारे बच्चों मेरे साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहिए। ऐसे टाइप क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन, इट्स वर्किंग, कंस्ट्रक्शन और एफिशिएंसी एक्सेट्रा। तो 1 बाय 1 करके हम इन सभी को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए, कंस्ट्रक्शन में इसमें क्या क्या होता है वो देख लीजिए। इसमें एक सोर्स होता है प्यारे बच्चे, ये देखिए। इट कंसिस्ट ऑफ, जो पहला पार्ट होता है ये सोर्स है और इसका टेम्परेचर जो है T1 डिग्री केल्विन पर है। इसकी खास बात ये है कि इस पर इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी, यानी कि इस पास बहुत ज़्यादा हीट है। इससे चाहे जितनी मर्जी हीट लेते रहिए, इसके टेम्परेचर में कमी नहीं आती है, क्योंकि इस पार जैसे समुद्र में पानी होता है, अथाह पानी होता है, उससे जितना मर्जी पानी ले ले उसके लेवल में कोई अंतर नहीं आता है। ठीक वैसे ही ये सोर्स के पास भी इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी होती है। नंबर 1, सोर्स at temperature T degree Kelvin, it is of infinite thermal capacity। थर्मल कैपेसिटी का मतलब है कि इसके पास इनफाइनाइट कैपेसिटी होती है, थर्मल कैपेसिटी। दैट इज, इसका मीनिंग भी समझ लीजिए, इट्स टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट whatever amount of heat may be taken from it। समझ गए होंगे, ये सोर्स होता है प्यारे बच्चों। अच्छा, इसमें जो और एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो कंपोनेंट होता है, वो होता है इंसुलेटिंग स्टैंड। यानी कि ये सेकंड चीज आप देख सकते हैं, इंसुलेटिंग स्टैंड। जैसे ही वर्किंग सब्सटेंस इस पोजीशन में आता है तो वो पूरा सिस्टम थर्मली इंसुलेट हो जाता है। हम आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे कि इसका रोल क्या है। थर्ड जो चीज़ इसमें होती है, साथ साथ आप लिखते रहिएगा। जैसे पहला पॉइंट आपने लिख लिया, अब सेकंड में आपने देखा इंसुलेटिंग स्टैंड। और प्यारे बच्चों, मैंने बता ही दिया, इट थर्मली इंसुलेट दी वर्किंग सब्सटेंस। कैसे करता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। थर्ड पॉइंट इसमें है सिंक एट टेम्परेचर T2 डिग्री केल्विन। इसकी भी प्यारे बच्चों इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी होती है। इसको चाहे जितनी मर्जी हीट देते रहिए, इसके टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ता।
जैसे एटमॉस्फेयर में अगर आप आँच जला करके सोचे कि चलिए अपने शहर का टेम्परेचर थोड़ा सा हम इंक्रीज़ कर देते हैं यहाँ पर आँच जला करके, क्या आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी कैपेसिटी जो है वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी का मतलब है कि इसको जितनी मर्जी हीट हम दे दें, इसके टेम्परेचर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं पहले बता देता हूँ कि ये प्रैक्टिकल नहीं बल्कि एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन। थर्ड पॉइंट जो मैंने आपको बताया है वो है सिंक एट टेम्परेचर T2 डिग्री केल्विन। It is also of infinite thermal capacity. पूरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका तैयार होगा। थर्मल कैपेसिटी, इट्स टेम्परेचर also remain constant whatever amount of heat may be given to it. May be given to it. अब प्यारे बच्चों देखिए, और एक कंपोनेंट होता है इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि एक गैस होती है जिसे हम एक सिलेंडर में लेने वाले हैं। ये देखिए, दिस इज द पिस्टन एंड द गैस इज टेकन हियर। इस सिलेंडर की खास बात क्या है कि ये जो पिस्टन आप देख रहे हैं ये, और ये जो वाल्स है इस सिलेंडर की, वो परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग। और जो बेस आप देख रहे हैं ये कंडक्टिंग होता है, परफेक्टली कंडक्टिंग होता है। यानी कि गैस जो है हीट जो है गैस के अंदर, वो सिर्फ बेस से ही इसके अंदर आ या इससे बाहर जा सकती है, क्योंकि बाकी का सारा जो पिस्टन है, जो वाल्स हैं, ये तो परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग है। और इसमें आइडियल गैस हमने ले ली है वर्किंग सब्सटेंस। ये इसका फोर्थ कंपोनेंट है गैस। द वर्किंग सब्सटेंस दैट इज द आइडियल गैस इज टेकन in a cylinder which is fitted with frictionless piston having perfectly non-conducting walls and the piston and perfectly conducting base. The gas ये है हमारी वर्किंग सब्सटेंस जिस पर सारा काम होगा। जैसे किसी इंजन में हम लोग पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, गैस डालते हैं, वही तो काम करती है। पूरा जो एनर्जी मिलती है वो उसी से मिलती है। तो ये जो गैस है यही यहाँ पर मेन है। द गैस इज टेकन इन ए सिलेंडर फिटेड विथ frictionless piston whose walls and piston is perfectly non-conducting। आप मेरे साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि अपने हाथ से जब हम लोग लिखते हैं कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं। मैं बार बार आपको बताता हूँ कि जो बुक की लैंग्वेज होती है वो हम पेपर्स में, एग्ज़ाम्स में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। अपने खुद के नोट्स होने चाहिए, इसीलिए आप अपनी नोट्स बनाइए। फिर भी अगर आपको नोट्स की कहीं ज़रूरत पड़ती है तो यही एज सच हैंड रिटन नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से लिंक करके अपने डेस्कटॉप पर, अपनी टैब या कंप्यूटर मोबाइल में सेव करके रखें, ताकि अगर आपको कोई लिखित रूप में देखना हो तो वहाँ आप देख सकें। पिस्टन इज परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग एंड बेस इज कंडक्टिंग। ये देखिए, ये हमने काम किया।
अब हमें पता चल गया कि कार्नोट इंजन की कंस्ट्रक्शन क्या होती है। चलिए अब हम देखते हैं कि हाउ दिस कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन वर्क्स, यानी कि वर्किंग ऑफ द कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन। वर्किंग, कार्नोट रिवर्सिबल इंजन वर्क कैसे करता है? प्यारे बच्चों, इसके लिए हम लोग मान के चलते हैं, लेट अस सपोज दैट P1 V1 T1, ये जो गैस हमने वर्किंग सब्सटेंस लिया है इसका इनिशियल प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 है। 1 मोल गैस हम इसमें लेके चल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं दीज आर दी इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ गैस रेस्पेक्टिवली। प्यारे बच्चों, दिस कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन वर्क्स इन 4 स्टेप्स। 4 स्टेप्स में काम करता है, और वो 4 स्टेप्स कौन से हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये 4 स्टेप्स हैं, 1 बाय 1 करके हम प्रत्येक को एक्सप्लेन करेंगे। एक है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और हम देखेंगे इस दौरान वर्क डन जो है उसका फार्मूला कैसे आता है, जो हम पहले। और दूसरा जो स्टेप है इसमें वो है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा वो रहेगा आइसोथर्मल कंप्रेशन, और फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो प्यारे बच्चों, दिस कार्नोट रिवर्सिबल इंजन वर्क्स इन दीज 4 स्टेप्स। हम सबसे पहले फर्स्ट जो स्टेप है इसी को से शुरुआत करते हैं, यानी हमारा पहला स्टेप है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। और इसमें हम करेंगे क्या, ये देखिए, प्लेस दिस वर्किंग सब्सटेंस और यू कैन से सिलेंडर एट सोर्स। जैसे इसको सोर्स पे रखेंगे तो ये सोर्स से बेस के द्वारा, क्योंकि ये जो सोर्स बेस तो कंडक्टिंग है और इस बेस में से हीट इसके अंदर गैस में जाएगी, और इसका एक्सपेंशन होगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना है, T1 है, T1 इसका रहना है, हीट ली जा रही है, तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इसमें एक्सपेंशन होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तभी हम कह रहे हैं कि द गैस अंडरगोज द आइसोथर्मल एक्सपेंशन। यानी कि आप क्या कहेंगे, प्लेस दिस सिलेंडर एट सोर्स, द गैस और वर्किंग सब्सटेंस अंडरगोज द आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इधर हम वॉल्यूम ले रहे हैं और इधर हम प्रेशर ले रहे हैं, और शुरू में हम यहां पर हैं जहां प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, ये देखिए। और ये देखिए यहां पर भी हम कर्व के द्वारा दिखा सकते हैं, ये वॉल्यूम V1। और अब जब गैस सोर्स पे है तो दिस गैस गोज अंडर दी आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो इसमें जो वॉल्यूम है वो V1 से कितना हो रहा है, V2 हो गया मेरा बच्चों, और प्रेशर कितना हो गया, P2, वॉल्यूम V2, और टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसलिए T1। इसे दिस इज द इंडिकेटर डायग्राम फॉर दिस आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आप यही तो कहेंगे कि प्लेस दिस सिलेंडर एट सोर्स, दिस गैस undergoes the isothermal expansion. The pressure changes from P1 to P2, volume changes from V1 to V2, temperature remains constant. This complete process is indicated by the curve AB on indicator diagram. This is the pressure volume graph, जिसे हम indicator diagram के नाम से भी जानते हैं। And
वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। प्यारे बच्चों, मैंने पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 के अंदर आपको इस प्रोसेस के दौरान जो वर्क डन है उसके बारे में बताया था कि वर्क डन हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है और एक एरिया अंडर द इंडिकेटेड डायग्राम की टर्म में। तो चलिए, द वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज गिवन बाय, ये कितना होता है वो देख लीजिए। W1 इज इक्वल टू 2.3026 RT1 log बेस 10 है यहाँ पर V2/V1। और प्यारे बच्चों, अगर हम एरिया की टर्म में करें तो इसके नीचे नीचे का जो कंप्लीट एरिया है इस आइसोथर्मल कर्व के नीचे, वो इसके वर्क डन के बराबर आएगा। यानी कि एरिया ए बी, ये देखिए ए बी, फिर क्या आता है V2 V1 A, कंप्लीट एरिया ए बी V2 V1 और A। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। यानी कि पहला ऑपरेशन हमारा पूरा हो चुका है जब ये गैस या सिलेंडर सोर्स पर रखा हुआ है। नाउ शिफ्ट द सिलेंडर, सेकंड स्टेप होगा फ्रॉम सोर्स टू इंसुलेटिंग स्टैंड। जैसे ही ये गैस इंसुलेटिंग स्टैंड पर आएगी तो जो बेस था हमारा कंडक्टिंग, वो भी इंसुलेटिंग स्टैंड पर आकर बिल्कुल ब्लॉक हो जाता, बंद हो जाता है। इधर से तो हीट पहले ही नहीं आ रही थी, इधर से भी हीट नहीं आएगी, लेकिन वो जो गैस है उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो अभी ज़्यादा है। उसी की कॉस्ट पर एक्सपेंशन अब भी जारी रहेगा, लेकिन अब हीट ना अंदर आ रही है ना हीट बाहर जा रही है, लेकिन एक्सपेंशन हो रहा है। तो इस तरह के एक्सपेंशन को हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन कहेंगे। यानी कि अब हमारा सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है वो देख लीजिए। सेकंड स्टेप है हमारा यहाँ पर एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और आप क्या लिखेंगे? नाउ शिफ्ट द सिलेंडर फ्रॉम सोर्स टू इंसुलेटिंग स्टैंड। द गैस undergoes the adiabatic expansion at the cost of internal energy, and the whole process is shown by the curve BC on indicator diagram। ये BC यहाँ पर देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, ये वॉल्यूम प्रेशर चेंजेस फ्रॉम P2 to P3, वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V2 to V3, एंड टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है फ्रॉम T1 टू T2। ये देखिए। नाउ द वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज गिवन बाय, 2 ही तरीका है। एक तो हमने आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताया था, और दूसरा एरिया अंडर दिस इंडिकेटर डायग्राम। यानी कि वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन इज गिवन बाय, ये होता है R/γ-1 इंटू T1-T2। और अगर हम इसे एरिया की फॉर्म में देखें तो एरिया जो इस इंडिकेटर डायग्राम के नीचे नीचे का एरिया है वो लिख दें। वो कितना है? BC V3 V2 और B। BC V3 V2 और B, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई बेटे। ये अब हम देखते हैं यहां पर, ये देखिए इंसुलेटिंग स्टैंड पर। अब इसे हम वर्किंग सब्सटेंस को शिफ्ट कर देते हैं कहां पर? सिंक पर। जैसे ही हम इसको सिंक पर शिफ्ट करेंगे तो बेस से हीट सिंक में जाएगी, लेकिन टेम्परेचर T2 ही रहेगा। और वॉल्यूम जो है, क्योंकि अब इसमें से हीट ली गई है तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, यानी कि यहाँ कंप्रेशन हो रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, इसीलिए हम इसे आइसोथर्मल कंप्रेशन कहते हैं। यानी नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो यही है, आइसोथर्मल कंप्रेशन था। आइसोथर्मल कंप्रेशन। शिफ्ट दिस सिलेंडर फ्रॉम इंसुलेटिंग स्टैंड टू सिंक। दिस गैस अंडरगोज द आइसोथर्मल कंप्रेशन। दी प्रेशर, ये देखिए प्रेशर जो है वो चेंज हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दिस प्रोसेस इज शोन बाय द इंडिकेटर डायग्राम बाय दिस कर्व CD। द प्रेशर चेंजेस फ्रॉम P3 to P4, वॉल्यूम फ्रॉम V3 to V4, एंड टेम्परेचर रिमेन सेम।
एंड द वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज गिवन बाय, ये जो वर्क डन हो रहा है वो देखिए W3 इट इज इक्वल टू, आप कह सकते हैं इट इज इक्वल टू, क्योंकि जब कंप्रेशन होता है तो वर्क डन नेगेटिव होता है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे माइनस 2.3026 RT2 log V3/V4, V3/V4 नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि जो वर्क डन है कंप्रेशन के दौरान, जब कंप्रेस करती है तो नेगेटिव वर्क हो रहा है, एक्सपेंशन होता है तो पॉजिटिव वर्क होता है यहाँ पर। और अगर हम एरिया की फॉर्म में करें तो वो भी नेगेटिव साइन के साथ ही आएगा, यानी कि माइनस एरिया, ये जो एरिया है इसके नीचे नीचे का CD, और आप देख रहे हैं कि जो वॉल्यूम है वो V3 to V4 हो गया है, CD V4 V3C, C3 CD V4 V3, ये देखिए V4 V3 एंड C, ये हमारी इक्वेशन 3 आ गई। प्यारे बच्चों, कहाँ शिफ्ट कर दिया? इंसुलेटिंग स्टैंड पर। जैसे ही इंसुलेटिंग स्टैंड पर ये हमारा वर्किंग सब्सटेंस और ये सिलेंडर आएगा तो क्या होगा कि नीचे से जो बेस है वो भी इंसुलेट हो जाएगा, और वाल्स और पिस्टन तो पहले ही जो है यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग है, तो हीट ना अंदर आएगी ना बाहर जाएगी। और ऐसा होगा तो कौन सा प्रोसेस होता है? जब तीनों वेरिएबल्स चेंज हो रहे होते हैं एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, बट हीट इज नाइदर टेकन इनसाइड द सिलेंडर नोर इट इज टेकन आउट फ्रॉम दिस पिस्टन, फ्रॉम दिस सिलेंडर। दैट इज वाई दिस, ये जो प्रोसेस होगा ये कौन सा होगा? एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। लेकिन इस बार क्या हो रहा है? कंप्रेशन, यानी कि एडियाबेटिक कंप्रेशन। और प्यारे बच्चों, इसमें आप क्या लिखेंगे? शिफ्ट द सिलेंडर फ्रॉम सिंक टू द इंसुलेटिंग स्टैंड, द गैस अंडरगोज द एडियाबेटिक कंप्रेशन, दिस प्रोसेस इज शोन बाय द कर्व DA on indicator diagram or pressure volume graph. The pressure changes from P4 to P1, volume changes from V4 to V1, temperature from T to T1, and the work done during this process is given by minus R divided by gamma minus 1 into T1 minus T2। ये क्योंकि कंप्रेशन है और ये T2 माइनस T1 आता, लेकिन माइनस साइन हमने बाहर ले लिया है। और एक और तरीका भी होता है प्यारे बच्चों वर्क डन निकालने का, जो मैंने आपको बताया था, एरिया अंडर द इंडिकेटर डायग्राम, वो भी उस प्रोसेस के दौरान वर्क डन के बराबर होता है। तो इस इंडिकेटर कर्व जो यहाँ दिखाई दे रही है इस प्रोसेस के लिए DA, इसके नीचे नीचे का जो एरिया है वो क्या है वो निकाल लीजिए। एरिया DA V1 V4 और D। प्यारे बच्चों, इस तरह से ये इक्वेशन नंबर हमारी 4 हो गई है और कंप्लीट। अब देखिए इंसुलेटिंग स्टैंड से अब वो सोर्स कहाँ जाए? ये जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस है वो कहाँ शिफ्ट हो रहेगा है? ये सोर्स पर आएगा, और जब ये सोर्स पर आएगा तो फिर वही प्रोसेस होगा, यानी कि इस बार फिर ये सिलेंडर से यहाँ से हीट लेगा और फिर हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा, फिर एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा और फिर एडियाबेटिक कंप्रेशन, और इस तरह से साइकिल रिपीट्स होती रहेंगी। लेकिन एक बात जो इम्पोर्टेंट आपने यहाँ देखी कि जो वर्किंग सब्सटेंस जहाँ से चले थे और इन प्रोसेस के बाद फाइनल जो इसका एक साइकिल के बाद प्रेशर कितना हो गया? P1 V1 T1 उतना ही हो गया जितना कि पहले था। और इस तरह से अगर वर्किंग सब्सटेंस अपनी इनिशियल कंडीशंस पर आफ्टर ए नंबर ऑफ ऑपरेशंस पहुंच जाता है तो इस तरह के प्रोसेस को हम साइक्लिक या फिर रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पर भी हम एक बात देख सकते हैं, बिकॉज द वर्किंग सब्सटेंस रीच to its initial conditions of pressure, volume and temperature. That is why Carnot engine is the reversible heat engine. ये पॉइंट आप यहाँ लिख सकते हैं, यानी कि क्या लिखेंगे? As working substance can be brought back
its initial conditions of pressure, volume and temperature, so it is called रिवर्सिबल, और इसे हम साइक्लिक भी कहते हैं, हीट इंजन। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपसे कोई पूछता है कि वाई द कार्नोट इंजन इज कॉल्ड रिवर्सिबल हीट इंजन, तो आपको पता चल गया। अब हम पूरा कंप्लीट जो वर्क डन है, टोटल वर्क डन ड्यूरिंग ए कंप्लीट साइकिल इज गिवन बाई, इन सभी वर्क डन को W1 प्लस W2 प्लस W3 एंड प्लस W4, इनको हम सबको ऐड कर देते हैं। इज गिवन बाई W1 प्लस W2 प्लस W3 और प्लस W4। और प्यारे बच्चों, इन सभी को ऐड कर दीजिए। देखिए आपके पास क्या आता है। सबसे पहले W1 जिसकी वैल्यू है 2.3026 RT1, ये देखिए log V2 बाई V1, ये बेस 10 है यहाँ पे, प्लस ये लिख रहे हैं हम R डिवाइड बाई गामा -1 इंटू T1 माइनस T2, ये लिख दीजिए। फिर हम W3 की वैल्यू ये है, ये लिख देते हैं, यानी कि -2.3026 RT2 log V3 बाई V4, ये भी हमने लिख दिया है, ये देखिए। और नेक्स्ट जो है माइनस ये वाली टर्म मैथमेटिकल स्टेप्स वाली लिख रहे हैं, R डिवाइड बाई गामा -1 इंटू T1 माइनस T2। प्यारे बच्चों, यहाँ से देखिए ये पॉजिटिव के साथ है और ये नेगेटिव साइन के साथ है, तो हमने कैंसिल कर दिया है। यहाँ पर एक और पॉइंट आप देखेंगे, हम प्रूव कर सकते हैं कि जैसे ये पॉइंट A और D सेम एडियाबेटिक कर्व पर है, इसी तरह से B और C सेम एडियाबेटिक कर्व पर है और आइसोथर्मल कर्व्स पर भी हैं। इन सब के संयोग से हम इनको प्रूव कर सकते हैं कि ये जो V2 बाई V1 ये V3 बाई V4 के बराबर है। ये देखिए, इस कंसेप्ट को जब हम यहाँ यूज करेंगे तो ये जो V3 बाई V4 है, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं, ये देखिए V2 बाई V1। अब ये तो कैंसिल हो गया है और ये चीज़ इसमें से हम कॉमन लेते हुए क्या लिख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, यानी कि जो नेट वर्क डन हमारे पास आएगा वो कितना जाएगा वो देख लीजिए। इट इज इक्वल टू 2.3026 R और ब्रैकेट में आ गया T1 माइनस T2, जिसको हम आगे चल के यूज करेंगे, और इंटू log V2 बाई V1। प्यारे बच्चों, ठीक ऐसे ही आप एरिया की फॉर्म में भी इंडिकेटर डायग्राम का जो एरिया है उसकी टर्म से भी आप जो है वर्क डन निकाल सकते हैं। देखिए जरा देखिए, दिस एरिया यानी कि ये कंप्लीट एरिया ABV2V1, ये वाला एरिया, ये देखिए ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक का, प्लस ये एरिया सेकेंड एरिया, ये एरिया BC V3V2 और V1, ये देखिए +2 ये भी, और फिर इस पूरे एरिया में ये एरिया ऐड किया और फिर ये सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि ये माइनस साइन के साथ है, -CD V3V4, ये देखिए, और फिर ये एरिया हमने सब्ट्रैक्ट किया और फिर ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये एरिया बचेगा, सिर्फ ये। यानी कि एरिया की फॉर्म में अगर हम करें तो एरिया ABCD और A, यानी कि ये जो मैं डिड कर रहा हूं सिर्फ ये एरिया बचेगा अगर इसको हम सारा पूरा कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन ड्यूरिंग कंप्लीट साइकिल of a reversible heat engine is equal to the area enclosed in the indicator diagram। इंडिकेटर डायग्राम के बीच के अंदर जो कर्व है उनके बीच में जो एरिया आ रहा है उसी एरिया के बराबर होता है इस कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन का जो कंप्लीट वर्क डन है, यानी कि इट इज इक्वल टू दिस। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से देखिए ये दो एक्सप्रेशन, ये हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के रूप में इसका वर्क डन निकाल लिया है और ये एरिया की फॉर्म में आया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो थर्मोडायनेमिक्स का बेस बनेगा आगे चल के। कमिंग जो लेक्चर्स रहेंगे उनमें हम इनको यूज करेंगे। आज आपने समझ लिया होगा बहुत अच्छी तरीके से कि कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन
होता क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग और कंप्लीट स्टडी करने के बाद प्यारे बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। आप अपने सजेशंस जो हैं वो ज़रूर हमें कमेंट्स करें, बहुत हेल्प मिलती है आपके कमिंग लेक्चर्स को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। एक ही लक्ष्य कि आपको 100% मार्क्स आपके एग्ज़ाम्स में, चाहे वो आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हों, चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों, आपको क्या लिखना है पेपर में वो पता चले। आपको नोट्स भी हम यहाँ से प्रोवाइड कर रहेंगे, लिंक प्रोवाइड करके, हैंड रिटन नोट्स। और प्यारे बच्चों बस आपको तो इस चैनल के साथ जुड़े रहना है, साथ साथ में हम भी आपको आपकी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए आप लेक्चर्स जो है, आने वाले वीडियोस जो है अपलोड करेंगे। साथ में आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करें, एग्ज़ाम टाइम के बारे में वो टिप्स भी हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस लेक्चर को उन सभी स्टूडेंट्स का जिन्होंने इसे सब्सक्राइब किया है, इसे लाइक या शेयर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम देखेंगे कि हमारा ये जो कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन है इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और किस वजह से एफिशिएंसी 100% हो सकती है कि नहीं हो सकती है। वो सब जो क्वेश्चंस हैं उनका जवाब आपको कमिंग लेक्चर, कमिंग वीडियो में मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।